हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे सीए इंटर का कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको भी पता है। एमसीक्यू के थ्रू हम पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक है। आपको प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों, प्रोविजन बेस, एडजस्टमेंट, सब कुछ ए टू जेड चीज़ें इस छोटे से हमारे सेशन में होने वाली हैं। बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज होगा। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से रिवाइज कीजिएगा। और जो बच्चे क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। और आपको, अगर आप जैसे कि एडवांस अकाउंटिंग क्लासेस बाय करते हैं, तो आपको कंप्लीट 3 बुक्स टोटल मिलेंगी आपको। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक होगी, एक अकाउंटिंग पोर्शन की होगी, और तीसरा एमसीक्यू बुक होगी, जिसमें आपका कंप्लीट कवरेज होगा बढ़िया तरीके से एज पर द आईसीए स्टडी मटेरियल, और बहुत ही ज़बरदस्त कवरेज के साथ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज का। सबसे पहले बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग गोल। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम किस लिए बनाते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग शॉर्ट रेंज की होती है, लॉन्ग रेंज की होती है, मीडियम रेंज की होती है, या वेरी लॉन्ग रेंज की होती है। इसमें मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आप एक काम कीजिएगा, मेरे को कमेंट में, यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके इतने क्वेश्चन ठीक हुए, इतने गलत हुए। ठीक है, तो जिससे मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज किया है। ठीक है, और एक्टिवली इन्वॉल्व होके किया है, जस्ट लाइक लाइव सेशंस। तो चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस लिए रिक्वायर होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ शॉर्ट टर्म, शॉर्ट रेंज की प्लानिंग के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कह रहे हैं, इन कैश फ्लो इनकम टैक्स पेड। जो इनकम टैक्स पेड होता है वो कौन सी एक्टिविटी होती है जी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, नन ऑफ द अबव। ठीक है, जो इनकम टैक्स पेड होता है वो कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, मैं आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दिया करूंगा, आप सोच लीजिए अपने मन में। ठीक है, 3 से 5 सेकंड का, फिर उसके बाद मैं अपना आंसर दे दिया करूंगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको पता है, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम क्या किया करते थे? माइनस किया करते थे। तो इनकम टैक्स पेड क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक, चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बाई कैश इक्वलेंट। कैश, आपको याद होगा हमने पढ़ा कैश एंड कैश इक्वलेंट। ठीक है जी, कैश इक्वलेंट में क्या क्या आ जाता है जी? बैंक बैलेंस, तो पहली ऑप्शन है। दूसरा क्या है? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। 1, 2, 3, 4, 5। तो चलिए, आपको बताए बैंक बैलेंस जो है वो तो कैश में आता है। कैश एंड बैंक बैलेंस, बैलेंस इन बैंक्स, वो किस में आता है, किसकी डेफिनेशन में आता है? कैश की डेफिनेशन में आता है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जो कैश इक्विवेलेंट में क्या होती है? जो हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज होती है, विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो यहां पर आंसर हमारा हुआ बी, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अरेंज कीजिए कैटेगरीज को, कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो को इन ए करेक्ट ऑर्डर। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग। तो आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। हमारा सीक्वेंस क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग। मतलब क्या है? 3, 1 एंड 2। 3, 1 एंड 2, दैट इज डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है? ठीक है जी, इन कैश आउटफ्लो, इफ कैश आउटफ्लो एक्सीड कैश इनफ्लो। अगर आउटफ्लो जो है वो इनफ्लो से ज़्यादा हो जाए ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस, द बिजनेस विल इवेंचुअली रन आउट ऑफ कैश। बिल्कुल सही है ना। अगर आपके आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएंगी, इनफ्लोज ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसका मतलब है आप नेगेटिव कैश में आ चुके हो। ठीक है, नेगेटिव कैश में आ चुके हो, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नहीं है।
रैपिडली एक्सपेंडिंग कंपनीज कैन समटाइम फेस ए कैश शॉर्टेज। बिल्कुल सही बात है। जब कंपनियां बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही होती हैं तो कई बार उन्हें क्या कर फेस करना पड़ सकता है, उनको कैश प्रॉब्लम, कैश क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब है ये भी ऑप्शन रॉन्ग नहीं है। कैश इज द लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस एंड विदाउट इट द बिजनेस विल डाई। बिल्कुल ठीक है जी, हम +1 से पढ़ते आ रहे हैं बिजनेस स्टडी में, है ना, कि जो कैश है वो बिजनेस का ब्लड है, तो वो निकाल देंगे तो बिजनेस चलना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है, प्रॉफिटेबल कंपनी विल नेवर रन आउट ऑफ कैश। ऐसा कभी होता है? अगर एक कंपनी प्रॉफिटेबल है तो वो गारंटी नहीं होती कि वो आपका कैश उनका पॉजिटिव ही रहेगा, नहीं। मान लीजिए एक कंपनी है जिन्होंने डेटर को कलेक्शन पीरियड बहुत हाई दे रखा है, डेटर का कलेक्शन पीरियड जो है वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट तो आ गया, सेल तो बुक्स में रिकॉर्ड हो गई, प्रॉफिट भी आ गया, पर कैश उनके पास है नहीं। तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा। ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक जो प्रॉफिटेबल कंपनी है वो हमेशा कैश में ही रहे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है कई बड़ी कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर कन्वर्ट हो गए इक्विटी में, तो इसमें कुछ फ्लो ऑफ कैश हुआ? नो, नो इनफ्लो नो आउटफ्लो। तो ये क्या है, ठीक है, शुड नॉट बी शोन एज इट इज ए नॉन कैश ट्रांसेक्शन, है ना। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टिंग नहीं है, ऑपरेटिंग नहीं है। ठीक है जी, इसलिए ये क्या है, शुड नॉट बी शोन एज इट इज ए नॉन कैश ट्रांसेक्शन। सेल ऑफ कॉपीराइट इज कंसर्न विद द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और रेवेन्यू। आपको बताया कॉपीराइट्स क्या होता है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट। एसेट, एसेट को जब हम सोल्ड करते हैं, एसेट को जब हम सोल्ड करते हैं तो वो क्या होती है, एसेट सोल्ड कौन सी एक्टिविटी है, एसेट सोल्ड हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी, तो ये सेल ऑफ कॉपीराइट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग इनफ्लो हो जाएगा। अब इसको इसमें आपको बताना है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व ए मूवमेंट ऑफ कैश, इनमें से किस में मूवमेंट ऑफ कैश होता है। नंबर 1 बोनस इशू, नंबर 2 राइट इशू, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, प्रोविजन फॉर टैक्स। बोनस इशू क्या होता है जी, कंपनी फ्री में शेयर इशू कर रही है अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इसका मतलब है इसमें तो है नहीं। राइट इशू, राइट इशू क्या है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर कर रही है डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो इसका मतलब क्या है, इसमें पैसा आता ही है राइट इशू में, कि पैसा नहीं आता, आता है ना। तो राइट इशू इज द राइट आंसर। अब डेप्रिसिएशन में नॉन कैश आइटम है, ऑपरेटिंग बट नॉन कैश। प्रोविजन फॉर टैक्सेस भी ये क्या है, ऑपरेटिंग बट नॉन कैश। तो हमारा राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं जी, द फॉलोइंग आइटम वुड बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो आपको बताना है कौन सी आइटम जो है ऑपरेटिंग में आने वाली है। एक्विजिशन ऑफ इक्विपमेंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इक्विपमेंट एक्वायर करते हैं वो क्या है, ऑपरेट इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड फाइनेंसिंग आउटफ्लो, तो ये तो है नहीं। प्रोसीड्स फ्रॉम बोरिंग, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों एक्टिविटी आपको पता है कौन सी हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। प्रोसीड्स फ्रॉम बोरिंग जो होती है, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरिंग जो है वो क्या है, फाइनेंसिंग इनफ्लो है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या है, फाइनेंसिंग आउटफ्लो, तो ये भी ऑपरेटिंग नहीं है। पेमेंट ऑफ सैलरीज, कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, ये दोनों की दोनों क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पेमेंट ऑफ सैलरी क्या है, ऑपरेटिंग आउटफ्लो है, और कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स क्या है, ऑपरेटिंग इनफ्लो है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, पेमेंट ऑफ लोन फाइनेंसिंग है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑपरेटिंग है, तो इसमें से देखा जाए कंप्लीट सी आंसर हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है जी,
चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हेन द इंस्टॉलमेंट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स एसेट, इंस्टॉलमेंट पे करी है जो एसेट हमने डेफर पेमेंट बेसिस पर, मतलब लोन पे एक्वायर करी थी, ठीक है। इंक्लूड इंटरेस्ट एंड लोन, एक लोन लिया था, ठीक है, उसके लिए हमने जो एसेट एक्वायर करी थी उसके ऊपर क्या पे किया है, एक तो इंटरेस्ट पे किया है, दूसरा क्या पे किया है, लोन रीपेमेंट करी है, ठीक है जी, लोन रीपेमेंट करी है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सी एक्टिविटी है। द इंटरेस्ट एलिमेंट इज क्लासिफाइड। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पेड क्या होता है, फाइनेंसिंग आउटफ्लो, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम चलिए लिख देते हैं फाइनेंसिंग, ठीक है जी। एंड लोन एलिमेंट, अब लोन भी आपको पता है, लोन हम लेते हैं वो भी क्या है, फाइनेंसिंग एलिमेंट ही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है, ठीक है जी। तो दोनों, ये हमारी सी ऑप्शन हो गई, ठीक है। इंटरेस्ट पेड और लोन फ्रॉम बैंक, वो भी क्या हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट वुड बी विल बी क्लासिफाइड एज या कंसीडर्ड एज। सेल करी है एसेट, उससे पैसा आया, है ना, एसेट सेल करी उससे हमारे को पैसा आया, उसको हम किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट। एसेट आपको पता है, एसेट सोल्ड करें तब वो इन्वेस्टिंग इनफ्लो है, अगर सोल्ड करें, अगर परचेज करें तो वो क्या है, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। तो मतलब कुल मिला के है तो इन्वेस्टिंग ही ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर इज ए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 12, फाइनेंशियल एंटरप्राइज लाइक बैंक्स वगैरह, है ना, तो उनके लिए कैश फ्लो जो अराइज हुआ है इंटरेस्ट और डिविडेंड से, कैश फ्लो अराइज फ्रॉम द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड शुड बी क्लासीफाई एज कैश फ्लो फ्रॉम। तो देखा जाए उनके लिए तो जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आया है वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, क्योंकि उनका मेन काम ही क्या था, लोगों को पैसा देना और इन्वेस्ट करना आगे, है ना, पैसा लेना और आगे इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गई, ये उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो डज नॉट इंक्लूड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। क्या कह रहे हैं जी, जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है डज नॉट इंक्लूड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी जो है वो नहीं होती कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, रेवेन्यू एक्टिविटी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो डज नॉट इंक्लूड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो तो तीनों में होती है, ऑपरेटिंग में भी, इन्वेस्टिंग में भी, फाइनेंसिंग में भी, ठीक है। तो बचा कौन सा, रेवेन्यू एक्टिविटी बची, ठीक है। तो ये आंसर डी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट रिप्रेजेंट द कैश आउटफ्लो फॉर द बिजनेस। क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है, नॉट वुड नॉट रिप्रेजेंट द कैश आउटफ्लो फॉर द बिजनेस। पहला परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये क्या है आपकी, इसमें आपका कैश आउटफ्लो हुआ है, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। दूसरा सेल ऑफ लैंड फॉर कैश, अब ये क्या है, ये इनफ्लो है ना कि आउटफ्लो है। इन्होंने पूछा क्या था, कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है, मतलब आउटफ्लो नहीं है तो इनफ्लो ही होगा ना। तो सेल ऑफ लैंड जो है वो क्या होता है, इनफ्लो ही होता है, पैसा आएगा। रिटायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, पेमेंट ऑफ कैश, ये लॉन्ग टर्म डेट रिडीम हुआ है, रीपे हुआ है, तब भी आउटफ्लो है, ठीक है। और डिविडेंड दिया है तब भी वो आउटफ्लो ही है।
चलिए अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड होती है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, ये क्वेश्चन तो पहले नंबर पे होना चाहिए था, इसलिए चलिए अगला पॉइंट भी अच्छा है, अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है। इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो कौन सी एक्टिविटी होती है? वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। आपको याद होगा इंटरेस्ट पेड अगर प्रॉफिट एंड लॉस में होता था तो हम इनडायरेक्ट मेथड की या डायरेक्ट मेथड की अगर बात करें, डायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर डायरेक्टली कहाँ पर आता था? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाता था। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट पेड और डिबेंचर होल्डर को है वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी, डिविडेंड पे किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है, ये भी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे किया है, प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्या है जी? हरि उत्तम एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है। हरि उत्तम एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, रिसीव कर रही है 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंटर्ड फॉर द परचेज ऑफ इक्विटी शेयर। हाउ विल यू क्लासीफाई द अमाउंट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द फर्म? अब यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है उसने 1.5 लाख रुपए रिसीव किया है, इसलिए प्रीमियम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसने करवाया था जो, ठीक है, परचेज ऑफ इक्विटी शेयर के लिए, उसके लिए उसे क्या मिला है? 1.5 लाख रुपए प्रीमियम के तौर पर मिला है। तो ये इसकी क्या है? जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है स्टॉक ब्रोकर की, वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये प्रीमियम जो मिला है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये इसका मेन बिजनेस फंक्शन है, तो इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें 19, डिविडेंड पेड किया है इक्विटी शेयर होल्डर को, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी, ये हम उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव जो होता है इन्वेस्टमेंट पे, आपको पता है इन्वेस्टमेंट परचेज ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट या इनकम रिसीव हुई वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो ये क्या हुआ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई हमारी। इनफ्लो, इनकम टैक्स पेड, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है हमारी। ठीक है जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? इनमें से कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है? सबसे पहले बोरिंग ऑफ मनी, ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी, बोरिंग ऑफ मनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ प्लांट, ये कौन सी एक्टिविटी है जी? एसेट है प्लांट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। परचेजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी हम पीछे ही जिक्र करके हटे हैं, ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। तो इसका मतलब है राइट आंसर इज ए, बोरिंग ऑफ मनी इज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं नंबर 23 पर। कंपनी हैज़ ए नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, मतलब लॉसेज में चल रही है कंपनी, का लॉसेज में, सॉरी नहीं, उनका ऑपरेटिंग से नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है। व्हाट कुड एक्सप्लेन दिस नेगेटिव कैश फ्लो? कहता है इससे क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हमारा नेगेटिव कैश फ्लो क्यों आ रहा है? पहला, हाई लेवल ऑफ डिविडेंड पेमेंट, नहीं, डिविडेंड पेमेंट तो कौन सी एक्टिविटी है हमारी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नेगेटिव जाने से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है, नहीं सर। तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हाई पेमेंट ऑफ डिविडेंड के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। दूसरा, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन न्यू फिक्स एसेट। अब देखो ना, परचेज ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ये तो कौन सी एक्टिविटी थी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, आउटफ्लो था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, आउटफ्लो। इसका मतलब है ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो नेगेटिव बैलेंस इससे होगा किसका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। ऑपरेटिंग में तो ये भी नहीं घुस रहा। तीसरा, रीपेमेंट ऑफ लोन,
लोन रीपे करोगे तो ये भी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, तो ये भी नेगेटिव करेगा किसको, फाइनेंसिंग को। अब लास्ट बचा सडन इंक्रीज इन द क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल इंक्रीज करने से आपका क्या होगा, आपके सडनली जो डेटर्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। डेटर आपको पता है जो इंक्रीज होते हैं उससे आपका वर्किंग कैपिटल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वर्किंग कैपिटल जब बढ़ता है, वर्किंग कैपिटल जब बढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा आउटफ्लो हो जाता है। ठीक, तो राइट आंसर इज डी, सडन इंक्रीज इन क्रेडिट सेल। आगे है जी, विच ऑफ द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ मेकिंग ए राइट शेयर इशू। राइट शेयर इशू करने से, राइट इशू से मतलब क्या इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है। राइट इशू करने से पैसा आता है हमारे पास, है ना, प्रॉफिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है पहला ऑप्शन तो है नहीं यार। प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, कैसे डिक्रीज हो गया, प्रॉफिट का राइट इशू के साथ क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं, तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन तो गलत है। प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, ये भी गलत है। प्रॉफिट नन, ये ठीक हो सकता है। और कैश इंक्रीज, यस, दिस इज द राइट आंसर, है ना। प्रॉफिट इंक्रीज ये भी नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट के ऊपर तो राइट इशू का कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसका मतलब प्रॉफिट के ऊपर कोई नन नन ऑफ इफेक्ट है, तो सी आंसर हो गया। चलिए जी, 25 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल रिड्यूस द कैश बैलेंस ऑफ बिजनेस। कहते हैं इनमें से कौन सा इवेंट जो है वो कैश बैलेंस जो है बिजनेस का वो रिड्यूस कर देगी। परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। फिक्स एसेट अगर हम परचेज करेंगे, ठीक है, फिक्स एसेट हम परचेज करेंगे इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट से। परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर पेड अमाउंट ओड, और लास्ट ऑप्शन है डिविडेंड प्रपोज पेंडिंग शेयर होल्डर अप्रूवल। अब इनमें से अगर हम एक एक ऑप्शन को आइडेंटिफाई करें, पहली ऑप्शन परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, उधार है, इससे आपका फिक्स एसेट आपने परचेज करी क्रेडिट पे, इससे आपका कैश कैसे रिड्यूस हो गया, कैश पे तो फर्क पड़ा ही नहीं, है ना, तो इसका मतलब है ये तो है ही नहीं। परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, इस पे भी आपका कुछ कैश पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। क्रेडिटर पेड, पेड हुए हैं क्रेडिटर, ठीक है, तो जो अमाउंट देनी थी उससे हमारा कैश पेमेंट कर दी क्रेडिटर को, तो उससे क्या हुआ, हमारा कैश आउटफ्लो हो गया, ठीक है जी। चलिए जी, 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व ए मूवमेंट ऑफ कैश। इनमें से कौन से में मूवमेंट ऑफ कैश है। बोनस इशू, नहीं सर, बोनस इशू में कुछ नहीं होता। क्रिएट ए प्रोविजन, प्रोविजन में सर हम बात कर चुके हैं कि किसी तरीके की प्रोविजन में कोई पैसा नहीं जाता है। राइट इशू, जी हाँ सर, राइट इशू में पैसा जाता है, आता है सॉरी, ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल इंक्रीज द कैश बैलेंस। कैश बैलेंस कौन सा, कौन सी एक्टिविटी जो है वो कैश बैलेंस को इंक्रीज करेगी, कौन सा जो ऑप्शन है। लोन रीपेमेंट करने से तो क्या होगा, कैश कम होगा, तो इसका मतलब है गलत, पहला तो गलत है, ठीक है ना। विल इंक्रीज पूछा है उन्होंने, विल इंक्रीज। सेल ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, इससे कोई आपका पैसा थोड़ी ना आएगा, तो ये भी गलत। बैंक ग्रांटेड इट एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ग्रांट कर दी है। अब देखो ना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देने से, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, आपको अलाउ कर दिया कि आप इतनी अमाउंट तक लोन ले सकते हैं, बट आपके पास पैसा आ थोड़ी ना गया, वो तो अपनी मर्जी से आप जब नीड होगी तो पैसा ले सकते हो, आया तो नहीं ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से, ठीक है। चौथा, डेटर पेइंग अमाउंट ओड, आपके डेटर्स ने पैसा आपको दे दिया, इससे आपका क्या हो गया, कैश इंक्रीज हो गया, ठीक है जी, तो राइट आंसर इज डी। 28 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इनमें से कौन सी
जो एक्टिविटी है वो इन्वेस्टिंग है। कैश आउटफ्लो टू द गवर्नमेंट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये क्या है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये तो नहीं है। कैश आउटफ्लो टू द परचेज ऑफ बॉन्ड्स इशूड बाय द अनदर कंपनी, हमने बॉन्ड परचेज करे हैं, मतलब ये हमारी क्या है, ये अब आपको काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपने क्या पढ़ा, अनदर कंपनी में इशूड बाय द परचेज ऑफ बॉन्ड्स इशूड बाय द अनदर कंपनी, अनदर कंपनी ने मतलब दूसरी कंपनी ने बॉन्ड इशू करे थे, वो बॉन्ड आपने परचेज कर लिए, काइंड ऑफ आपने इन्वेस्टमेंट ही करी ना, इन्वेस्टमेंट ही हुई है दूसरी कंपनी में, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। ठीक है, कैश आउटफ्लो टू द शेयर होल्डर एज डिविडेंड, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, है ना। और पेमेंट टू द ट्रेड पेबल, ये आपकी कौन सी एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग, तो आपके सामने ही है। तो आपका एक ये तरीका भी बेस्ट होता है किसी भी एमसीक्यू को आइडेंटिफाई करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड इन द कंपनीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक्सेप्ट, ठीक है जी, किसको छोड़कर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी नहीं है, इनकम टैक्स पेमेंट, जी हाँ ऑपरेटिंग है। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, ये भी हमारी ऑपरेटिंग है। डिविडेंड पेमेंट, जी हाँ ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है क्योंकि ये फाइनेंसिंग है। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारी ऑपरेटिंग है। अब देखिए यहाँ पर एमसीक्यू करने से देखो आप कितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा कि आप लोग इजीली बहुत ही मज़े से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक एक पॉइंट को रिवाइज कर सकते हो। तो आपने देखा होगा हम मेरे अभी तक जितने भी 30 MCQ 29 किए हैं, कितनी वाइड तरीके से कितना डीपली कवरेज हो रहा है सभी के सभी पॉइंट्स का। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें भी बहुत कुछ कवर होने वाला है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए नॉन कैश आइटम, नॉट ए नॉन मतलब कैश आइटम पूछ रहे हैं। अब डेप्रिसिएशन, जी हाँ नॉन कैश आइटम है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये भी आपके नॉन कैश आइटम है। रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, ये भी नॉन कैश आइटम है। इनकम टैक्स पेमेंट, ये आपकी कैश आइटम है, तो नॉन कैश आइटम मतलब कैश आइटम, इनकम टैक्स पेमेंट हो गई आपकी। ठीक है जी, नेक्स्ट पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसीडर्ड एज कैश और कैश इक्वलेंट। कैश इन हैंड, जी हाँ हमारा कैश की कैटेगरी में आता है। डिमांड डिपॉजिट्स, ये भी हमारा कैश की कैटेगरी में आता है। बैंक बोरिंग, जी नहीं, बैंक बोरिंग जो है इसकी कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, कैश नहीं कैश इक्वलेंट। इन्वेस्टमेंट विद ए मेच्योरिटी ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जी हाँ ये कैश इक्वलेंट की कैटेगरी में आता है। पहली दो चीज़ें आपकी कैश में आ गई, चौथी नंबर की डी पॉइंट क्या हो गया, कैश इक्वलेंट में आ गया। राइट आंसर इज सी, बैंक बोरिंग। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन से मेथड्स होते हैं, आपको पता है दो मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट निकाला जा सकता है, दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो ऑप्शन है डी हमारा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे जी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी व्हेन यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, कौन सा नहीं अपीयर होगा, विल नॉट अपीयर इन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। पेमेंट टू एम्प्लॉय, जी हाँ आएगा जी, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो के तौर पर आ जाएगा। पेमेंट टू सप्लायर, ये भी आ जाएगा जी, ठीक है जी आउटफ्लो के तौर पर आ जाएगा। नेट इनकम नहीं आएगा। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, जी हाँ आएगा, रिसीट्स के तौर पर आ जाएगा। ये हमारी रिसीट्स हो जाएगी, रिसीट्स में आ जाएगा, और ये दोनों हमारे इसमें आ जाएगा,
पेमेंट में, या फिर आप इसको कह सकते हैं दीज आर इंक्लूडेड, दिस इज इंक्लूडेड इन द इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस। ठीक है जी। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हमने किसके तौर पर रखी हुई है, एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पर। ऑप्शन है जी हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, नन ऑफ द अबव। अब आपको पता है जब हम एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज के तौर पर काम करते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव हुआ है डिबेंचर से, जो हमने किसके तौर पर रखी हुई है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है जी, तो फिर क्या हो जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमने एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखी हुई है, ना कि कोई बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तौर पर। चलिए 35 नंबर, कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या इंक्लूड है। ट्रेजरी बिल्स, जी हाँ इंक्लूड है। कमर्शियल पेपर, जी हाँ। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जी हाँ। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होती है ना, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो कुल मिला के डी आंसर होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं जी। कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय इज एन एक्सल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम। अब आपको पता है एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करो या फिर पेमेंट करी है, या ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय पेमेंट करी है, एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग दीज एक्टिविटीज आर सेम बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। आपको पता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्ट मेथड में भी सेम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों में सेम होती है ना। क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में हम लोग इनफ्लो और आउटफ्लो सिंपली लेते हैं, आउटफ्लो इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस। ठीक है, तो नेट आंसर हमारा आ जाता है। तो मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारी जो है वो कॉमन होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एज पर द AS3 ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश रिसीव बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड शुड बी क्लासिफाइड एज। कैश रिसीव किससे हुआ है, बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर ऑफ ABC लिमिटेड। अब सेल ऑफ शेयर्स करें हैं, है ना। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने शेयर सेल करे हैं। अब यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा कि जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखे हुए थे, यहाँ पर मान के चलेंगे इशू कर रहे हैं शेयर, है ना। सेल इज इक्वल टू इशू, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, है ना। क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, कैश रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर इज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। ए बिजनेस में इनकर एन ऑपरेटिंग लॉस, ठीक है, इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर, येट हैज मोर कैश इन बैंक एट द एंड। बैंक क्या है, ऑपरेटिंग लॉस इनकर कर रही है फाइनेंशियल ईयर के लिए इस साल, अभी भी उनके पास येट हैज मोर कैश इन द बैंक, अभी भी काफ़ी सारा कैश है बैंक में एट द एंड ऑफ द ईयर। अब रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न नंबर एक, डेटर्स वर अलाउड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ क्रेडिट। डेटर को अगर ज़्यादा पीरियड अलाउड कर दिया तो पैसा आया थोड़ी ना, वो तो ब्लॉक हो गया। तो पहला आंसर ऑप्शन तो गलत है। पेमेंट टू क्रेडिटर उल्टा आउटफ्लो होगा इससे, तो और ज़्यादा पैसा कम होगा, बढ़ेगा थोड़ी ना, ये भी गलत है। डिविडेंड पेमेंट करी है ज़्यादा इस साल, तो ये भी आउटफ्लो ही होगा, अगर डिविडेंड ज़्यादा पेमेंट कर दी तो ये भी गलत है। कुछ एसेट सोल्ड कर दी, बिल्कुल जी, अगर कुछ एसेट सोल्ड कर दी हैं तो उससे हाँ पैसा आ सकता है, जिसकी वजह से बिजनेस घाटे में जाते हुए भी हमारा टोटल कैश जो है वो पॉजिटिव में होगा। राइट आंसर इज डी। ठीक है जी।
डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन नंबर 40, depreciation is added back to profit when arriving at the cash flow from operating activities. तो डेप्रिसिएशन हम ऐड बैक करते हैं प्रॉफिट पे अराइव करने के लिए, ठीक है, when arriving at the cash flow from operating activity. इसलिए डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम उसको ऐड बैक करते हैं। यही कारण था ना कि डेप्रिसिएशन को हम प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन डज नॉट अफेक्ट प्रॉफिट, क्यों नहीं करता जी, ये तो गलत कह रहे हो आप। डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट माइनस होता है, कम होता है, तो ये तो गलत बोल रहे हैं। डेप्शन ओनली अफेक्ट द बैलेंस शीट नॉट टू द पी एंड एल, क्यों नहीं है जी, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट में से माइनस होती है, मतलब एसेट को रिड्यूस कर देती है, और पी एंड एल में डेबिट साइड होती है, मतलब दोनों को ही अफेक्ट करती है, तो ये भी बड़ा खतरनाक, ठीक है। तो डी तो है ही नहीं, इसका मतलब राइट आंसर इज ए, ठीक है जी। कैश एंड कैश इक्वलेंट, ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही हो गया, तो राइट आंसर इज डी। ये अब क्वेश्चन बहुत अच्छे आ गए, वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होता है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्या है, आउटफ्लो है आपका, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ तो वो क्या हो गया, आपको फंड्स जो है और ज़्यादा ब्लॉक हो गए, तो वो क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, इनडायरेक्टली आउटफ्लो हो गया, ठीक है जी। विल डिक्रीज द कैश, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऑब्वियस है, उल्टा ही होगा, इनफ्लो हो जाएगा, विल इंक्रीज द कैश। इंक्रीज इन स्टॉक, अब स्टॉक अगर इंक्रीज हुआ है, स्टॉक इंक्रीज हुआ है, वर्किंग कैपिटल भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज हो गया तो आउटफ्लो हो गया, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आउटफ्लो। तो अब हमारा राइट आंसर क्या है, पूछा क्या है, इंक्रीजेज द वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल सही जी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर रहा है जी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। डिक्रीजेज इन डेटर, डेटर भी क्या है, करंट एसेट है, ठीक है जी। डेटर डिक्रीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज इनफ्लो, ठीक है जी। तो डिक्रीजेज द वर्किंग कैपिटल। क्रेडिटर दैट इज करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में क्या होगा, अगर क्रेडिटर उल्टा होगा, इसमें क्रेडिटर कम होगा तो हमारा वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज आउटफ्लो, ठीक है जी। इंक्रीजेज द वर्किंग कैपिटल, इंक्रीजेज इन द, ये क्या था, डिक्रीजेस, ठीक है। इंक्रीज इन द करंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, करंट लाइबिलिटी, ठीक है जी। करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, दैट इज इनफ्लो, ठीक है जी। डिक्रीजेज द वर्किंग कैपिटल, ठीक। डिक्रीजेज इन द गुडविल, गुडविल अगर डिक्रीज होती तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, गुडविल डिक्रीज होने का मतलब क्या है, गुडविल हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए गुडविल 2011 में, 2012 में, यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर 90,000 है, ठीक है। तो 10,000 रुपये क्या हो गई, 10,000 रुपये गुडविल क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, तो गुडविल रिटर्न ऑफ है मतलब, ठीक है। तो नो चेंज इन द वर्किंग कैपिटल, गुडविल कोई वाली बात हो, वर्किंग कैपिटल का पार्ट थोड़ी ना। चलिए, which of the following item would be subtracted from the net income when using the indirect method as calculating the cash flow from operating activity, depreciation, ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जी नहीं, depreciation तो which of the following item would be subtracted
सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नेट इनकम, इनकम में से सब्ट्रैक्ट कौन सी होती है, ठीक है जी। व्हेन यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड, डेप्रिसिएशन तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, जी हाँ, ये हमारी एक्टिविटी जो है, जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या एसेट होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। लॉस जो होता है वो प्लस हो जाता है, आपको याद होगा। तो राइट आंसर इज गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, बाकी कुल मिला के 8 क्वेश्चन इसके बाद और बचेंगे, वो मैं आपको सेल्फ के लिए दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आप मुझे इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, मैं आपको बताऊंगा फिर करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है जी। जो हमारे जिन्होंने क्लासेस बाय करी हुए हैं उनके पास तो आंसर नीचे है ना, लास्ट में फाइल में दिए ही हुए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड ए कैश फ्लो आइटम फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। कैश आउटफ्लो टू द गवर्नमेंट ऑफ टैक्सेस, ये आपको पता है ऑपरेटिंग है। आउटफ्लो टू द रीपरचेज द फर्म्स ओन स्टॉक, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश आउट टू द लेंडर्स एज इंटरेस्ट, जी हाँ, ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। कैश फ्लो टू द परचेज बॉन्ड्स इशू बाय द अनदर एक्टिव कंपनी, ये क्या है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है जी। तो अब आप फटाफट एक काम कीजिए, आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 51, 52 और 53 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गए, ठीक है जी। अब 54 पे भी आ जाइए, ये आपके 52, 53, 54। अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन ही हैं जी आपके, ठीक है। सिर्फ जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिए, ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है, ठीक है बच्चों। तो बाकी नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल हमारे नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय। उम्मीद करता हूँ अच्छे से रिवाइज हुआ होगा आपका कैश फ्लो।